आज मेरे साथ हैं पूर्वा और हम लोग बात करेंगे डेमोक्रेटिक एजुकेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें इस बारे में भी बात करना है कि पूर्वा ने क्यों डेमोक्रेटिक एजुकेशन को चूज़ किया, या डेमोक्रेटिक एजुकेशन बच्चों के साथ प्रैक्टिस करना है, उस कंक्लूजन में वो कैसे आए, और ऐसे कौन कौन से उनके लाइफ में चेंजेस या कंक्लूजन आए जिसके कारण से उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें अपने बच्चे को डेमोक्रेटिक एजुकेशन के थ्रू लर्निंग देना है। मंडे का मॉर्निंग है आज, और आज हम लोग पूर्वा के घर पे ये ऑडियो पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच पूर्वा फॉर ज्वाइनिंग अस, गिविंग अस टाइम टू डिस्कस things which are very important when we consider the education of children. So first of all, I would like to hear a little bit about yourself, कि आप कहाँ रहते हैं, आपका बचपन कैसा था, so that all the listeners will get an idea कि हम किन से बात कर रहे हैं. Thank you, Saurav, so much for this opportunity. I have been talking about Sadhana Learning Center and democratic education here and there for last 4 years now. But I think this is a formal gathering of all my thoughts, and I'm glad that I can share it with a larger audience. Hello everybody, I'm Purva Abhishek. I'm 40 years old, mother to 2 daughters. The elder one is Ananya, younger one is Nandita. And it feels little odd to introduce myself like this, because अगर हम लोग थोड़े दिन पहले बात करते थे तो शायद मैं आपको बोलती थी कि मैं एक डॉक्टर हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इन मेडिकल कॉलेज. बट थिंग्स हैव रियली चेंज्ड ओवर लास्ट 4 years. जैसे सौरव ने पूछा मुझे कि मेरे बचपन के बारे में मैं कुछ याद करूँ, तो एक तो था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थोड़ी बहुत आई हूँ यहाँ पर. मेरी मदर स्कूल टीचर थी. So I have seen her teaching all her life, or not just my mother but my grandfather, my bua, many people from my family were in the education background. And one thing that I have consistently loved doing is teaching somebody. तो ये बात तो अंदर थी, ये मुझे काफ़ी सालों से पता भी थी. क्या करेंगे तो मेडिकल टीचर बन सकते हैं, तो एक क्राइटेरिया था कि उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए. तो फिर मैं एमडी बन गई, गवर्नमेंट कॉलेज में सिखा रही थी. फिर अभिषेक के साथ शादी हो गई. एंड इफ़ आई लुक बैक, दैट इज़ द फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ. क्योंकि अभिषेक बहुत ही ओपन माइंडेड, दूसरों के ओपिनियंस पूछने वाले, उसको रिस्पेक्ट करने वाले, या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो बात करके कैसे सुलझा सकते हैं उस पे फोकस करने वाले हैं. और एक चीज़ यहाँ पे शादी के बाद ये हो गई कि मेरे सिस्टर इन लॉ है सुप्रिया जोशी. शी इज़ अ वेटरन होम स्कूलर, मेनी पीपल नो हर. आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व हर, द वे शी टॉक्स टू हर चिल्ड्रन, द वे शी इज़ रेयरिंग देम, ब्रिंगिंग देम अप. एंड सिंस शी वॉज होम स्कूलिंग एंड आई वॉज अ यंग गर्ल दैट टाइम, it also opened the doors of homeschooling for me. At the same time मेरे दिमाग में ऐसे कुछ भी नहीं था कि होम स्कूलिंग करना है या क्या करना है. In fact when अनन्या was born, I was already on my duty. तो मेरा मैटरनिटी लीव कब ख़त्म होता है और उसको डे केयर पे छोड़ के मैं कब जॉब ज्वाइन करती हूँ, ये मेरे दिमाग में था. I was a careerist woman in some sense. पर जैसे ही उसकी स्कूल के डेज़ आ गए, मतलब कहाँ पे एडमिशन लेना है इसके बारे में कुछ सोच रहे थे, तो मेरा क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल था. ऐसा वाला स्कूल जो घर के बहुत ही पास हो और जो डोनेशन ना मांगे. तो ऐसे एक स्कूल में, घर के बहुत पास वाले स्कूल में उसको एडमिशन पहले राउंड में ही मिल गया. फिर और कहीं पे इधर उधर देखने का सवाल भी नहीं था. आई वॉज सो क्लियर इन माई थाट्स and I was so focused on my career, having been all these people around me. और उसका स्कूल बहुत ही बढ़िया था. मतलब वहाँ पे बच्चे खुद अपने स्कूल के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे थे.
पेरेंट्स के लिए बहुत ओपन प्लेटफॉर्म थे, कितने सारे कमिटीज़ में पेरेंट्स खुद इन्वॉल्व थे, मतलब ट्रांसपोर्ट कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, इतना ही नहीं, उनका फाइनेंस कमेटी था, उसमें भी पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेशन था, मतलब कितनी फ़ीस होनी चाहिए, उसका डिसबर्सल कैसे होना चाहिए। तो मुझे लगा कि अरे वाह क्या बढ़िया स्कूल है। बच्चे वहाँ पे प्रिंसिपल तक सबको फर्स्ट नाम से पुकारते थे, और काफ़ी सारी चीज़ें, यूनिसेक्स यूनिफॉर्म हो या बच्चों का सुन लेना हो, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मतलब यू आर वेरी हैप्पी विद द स्कूल जहाँ पे आपने पहली बार अपने बच्चे को डाला? बहुत ही, और नॉट जस्ट हैप्पी बट आई थिंक दैट ऑल्सो यू नो से बीज रो पेरते हैं ऐसे बोलते हैं, वैसे वो स्कूल ने मुझे डेमोक्रेसी क्या होती है ये पहली बार सिखाया। मतलब क्लासरूम में बच्चों को पूछा जाता है, ये मैंने मेरे स्कूल में देखा नहीं था। जबकि मेरा स्कूल भी बहुत ही रिनाउंड और ऐसे था, ओपन था, कभी टीचर्स ज़्यादा डांटते नहीं थे, बट ये स्कूल कुछ अलग ही लेवल पे था। एंड आई गेस दैट ऑल्सो गिव मी एन एक्सपोजर इन सम सेंस अबाउट द डेमोक्रेसी। ये तो आपका फीलिंग है कि स्कूल बहुत ही अच्छा है। आपके बच्चे को कैसा लग रहा था स्कूल? बच्चों को भी स्कूल पसंद था। मतलब अभी क्या है, वो वैसे भी डे केयर जाती थी, मतलब मैं उसको 8:30 बजे छोड़ दूँ वहाँ पे, तो मैं 6 बजे उसको मिलती थी। तो वहाँ पे 3 घंटे स्कूल में गए क्या, या पूरा दिन डे केयर पे गया था क्या, उसको शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, या उसको फ़र्क पड़ भी रहा होगा, पर मुझ तक वो बात पहुँचती भी नहीं थी। मैंने कभी उतना ध्यान से सोचा नहीं, देखा नहीं। तो पर ऐसे कुछ उसको कंप्लेंट्स तो कभी नहीं थे कि स्कूल जाना नहीं है या कुछ पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ भी स्ट्रेस है। तो बस दिन जा रहे थे, उतने में और एक टर्न आ गया, जो मुझे रजिता मिल गई। रजिता हैपन्स टू बी माई चाइल्ड्स अनन्याज क्लोज फ्रेंड्स मदर। तो काव्या और अनन्या साथ साथ में थे राइट फ्रॉम नर्सरी, और रजिता ऑल्सो यूज टू टीच इन अ आर्किटेक्चर कॉलेज, शी इज़ अ सिविल इंजीनियर। तो कभी ऐसे गार्डन में मिले, कहीं पे स्कूल में मिले, बातचीत हो गई। फिर अचानक से हम दोनों को समझ में आ गया कि हम दोनों को एजुकेशन में काफ़ी इंटरेस्ट है, और उसको तो काव्या को होम स्कूलिंग भी करवाना था। फॉर सम रीजन्स शी कुडंट मूव अहेड। तो हम लोग काफ़ी सारी एजुकेशन के बारे में बातें करते थे, वो मुझे बुक्स देती थी पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले जो बुक उसने मुझे सजेस्ट किया था वो था जॉन हॉल्ट का हाउ चिल्ड्रन फेल। फिर उसके बाद डैनियल ग्रीनबर्ग के कुछ बुक्स दिए, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आई वुड से इज़ फ्री एट लास्ट। फिर एक टाइगर मॉम करके बुक था, वो भी पेरेंटिंग के लिए था। इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू दैट ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन। पर ऐसे पढ़ते थे, डिस्कस करते थे, बहुत मज़ा आता था। एंड शी गेव मी दिस फ्री एट लास्ट एंड शी टोल्ड मी कि अगर कभी भी तुम्हें ऐसे कुछ करना है ना, मतलब स्कूल चालू करना है, तो प्लीज़ रिमेंबर यू हैव अ पार्टनर इन क्राइम। तो मुझे ऐसे लगा था कि क्या पागल है, ऐसे थोड़ी ना कोई स्कूल चालू करता है। बट स्टिल फ्री एट लास्ट वॉज वेरी इम्प्रेसिव बुक। मतलब मैं ऐसे सोच रही थी, अरे वाह, ऐसा अगर कुछ स्कूल चालू कर सकते हैं, या फिर मुझे अगर बचपन में ऐसे कोई स्कूल मिलता था तो कितनी बढ़िया बात थी। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर अचानक से क्या हो गया कि स्कूल की कुछ मैनेजमेंट चेंज हो गई, कुछ चीज़ें वहाँ पे बदल गई, जिससे हम लोग खुश नहीं थे। फिर थोड़ा एजिटेशन एक्सप्रेस करने की कोशिश की, जो कुछ भी हुआ उसमें एक चीज़ तो पक्का थी कि अभी बच्चों को वो स्कूल में नहीं रखना है। तो फिर सवाल ये आया कि कौन से स्कूल में डालना है, क्योंकि वो स्कूल के बाद बाकी आजू बाजू में कोई स्कूल पसंद आएंगे ऐसे तो था नहीं। फिर सोचा शायद अभी बच्चे छोटे हैं, प्रोबेबली दिस इज़ द टाइम इफ़ एट ऑल वी वांट टू टेक अ प्लंज। ऐसे करके इन 2019 we withdrew the children from the school and we started with साधना लर्निंग सेंटर। तो ये एक पार्ट ऑफ जर्नी है, पर ये स्टोरी को ना बहुत सारे आयाम हैं जैसे मैं कहूँ। तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन के बारे में और कैसे मन में आया, या क्यों ऐसे लगा कि यही बात सही है, तो कुछ स्टोरीज़ शेयर करना चाहूँगी।
एक बार मेरी बच्ची 1 साल की थी बस। अभिषेक के कोई फ्रेंड और उनकी छोटी लड़की ऐसे हमारे घर पे मेहमान बन के आए थे और उसको अनन्या का एक सॉफ्ट टॉय पसंद आ गया। तो अभी मेहमान नवाजी में कैसे होता है ना कि बच्चा बोल रहा है चाहिए तो हम लोग दे देते हैं, जबकि पता था कि अनन्या रोएगी क्योंकि उसका भी फेवरेट सॉफ्ट टॉय है। फिर भी मैंने उसको बोला कि कुछ नहीं, जाओ जाओ लेके जाओ। तो तब तो अभिषेक ने कुछ नहीं कहा, बट जैसे ही वो चली गई फिर अभिषेक ने मुझे पूछा किसका टॉय था। तो मैंने बोला अनन्या का। तो उसने बोला तुमने एक बार भी पूछा क्या अनन्या से कि मैं तुम्हारा टॉय दे दूँ क्या? तो मैं तो शॉक हो गई कि 1 साल के बच्चे को क्या कंसेंट पूछना है कि आपका टॉय दूँ क्या ना दूँ, और वो तो मना ही करने वाली है और मुझे तो टॉय देना ही था। जब मैंने ये बात उसको कही तो उसने कहा पर अनन्या का टॉय है तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको देना है? तो मेरी तो बत्ती चमक गई बोलो। फिर उसने पूछा कि अगर आपका कोई चीज़ आपके कंसेंट के बगैर किसी को देते हैं तो चलेगा क्या? मैंने कहा वो सही बात है, नहीं चलेगा। मतलब छोटे बच्चों को इतने कम उम्र में अपने इक्वल ट्रीट करना और उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये उनसे पूछना, ये शायद मेरे पहले वाले लाइफ में, मतलब मैरिज के पहले वाले लाइफ में मैंने कभी देखा भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। बट दिस इज़ लाइक अनदर टर्निंग पॉइंट आई वुड से। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि मैं मेडिकल कॉलेज में, जैसे मैंने बताया आपको, सिखा रही थी। आई डिड अ जॉब फॉर ऑलमोस्ट 8 years। पर मैं कितना और एक बात बताऊं, तो जब मैं कॉलेज में जाती थी तो मुझे बहुत नींद आती थी लेक्चर में, इतनी नींद आती थी, मतलब देयर वर हार्डली एनी प्रोफेसर के जिनके लेक्चर में मैं सुन झपकी नहीं मारा होगा। एक 5-10 मिनट हो गए तो हो गया काम। तो मैंने सोचा था कि जब भी मैं टीचर बनूंगी ना, मैं ऐसे एफर्ट्स डालूंगी कि कभी किसी को नींद नहीं आए। और फिर उसके लिए जो भी लाइक रियल पेशेंट्स के फ़ोटोग्राफ्स दिखाने हो, उनकी स्टोरीज़ बतानी हो, डायडैटिक लेक्चर नहीं इंटरेक्टिव लेक्चर लेना हो, सब किया। इतना सब कुछ करने के बावजूद जो लास्ट के 2-3 बेंच के बच्चे होते हैं उनको मैं कभी भी एंगेज नहीं कर पाई। और ऐसे तो नहीं था कि हमारा रिलेशन कुछ बुरा था, क्योंकि एक बार अगर क्लासरूम के बाहर जाए तो दे वर लाइक गुड फ्रेंड्स। I was also part of students council. I was also part of medical education unit in the college. तो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन तो काफ़ी होती थी। तो मैं ऐसे सोचती कि यार इतना सब करने के बाद में भी why is it that they are not paying attention when I am teaching? फिर ऐसे कभी तो चमका जाके वापस एक बार कि शायद उनको मेडिकल फील्ड ऑफ मेडिसिन में ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बस इधर आए हैं क्योंकि उनको मार्क्स मिले हैं, रैंक मिला है, ऐसे। देन व्हेन आई रिफ्लेक्टेड, मैंने भी सोचा कि बचपन में ऐसे मुझे बायोलॉजी के प्रति कुछ लगाव नहीं था। इनफैक्ट माय सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैड ऑलवेज बिन मैथमेटिक्स। फिर क्या हो गया, 12th में अच्छे मार्क्स आ गए, रैंक मिल गया, फिर अचानक घर में सबको लगने लगता है ना कि कोई तो एक डॉक्टर होना चाहिए फैमिली में, ये है वो है, एडमिशन मिल रही है तो ले लो। ऐसे ही मैं भी डॉक्टर बन गई थी और एमडी इसीलिए किया था क्योंकि मुझे टीचर बनना था। फिर ऐसे सोचा कि बच्चे कब सोचते हैं कि उनको एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना है, क्योंकि अभी देखती हूँ 40 के उम्र में कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ अलग ही सीखा है स्कूल लेवल पे और अभी जाके प्रोफेशन में वो कुछ अलग ही कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर उनको उनके मन का काम करने को मिल रहा है तो वो भी बड़ी बात है, क्योंकि कितने सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि क्या करना है उम्र भर। तो ये भी एक बात थी कि बच्चे कैसे सोचना चालू करेंगे कि मुझे क्या करना है और कब एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे भी नहीं कि हमारे इंटरेस्ट वही रहेंगे। तो कुछ ट्राई करेंगे, फेल हो जाएंगे, वापस ट्राई करेंगे, फिर शायद पता चलेगा कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है। हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो इस सब के लिए हमें बैंडविड्थ ही नहीं देता है। मतलब एक टीनेज में आ गए तो बाकी फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, मैं वही करूँगी, मुझे कितने मार्क्स मिलते हैं वही डिसाइड करता है मैं आगे क्या करूँ, एट्सेट्रा। सो दैट वाज आल्सो अ बिग क्वेश्चन टू दिस करंट एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम
और कंपटीशन का तो बस पूछो ही नहीं, मतलब नर्सरी से लेके जो कंपटीशंस चालू हो जाते हैं, फिर वो चाहे स्पोर्ट्स डे हो, ड्रामा परफॉर्मेंस हो, रूटीन एग्ज़ाम्स हो, और बच्चों से ज़्यादा तो पेरेंट्स में कंपटीशन देखने मिलता है। तो बस यही चीज़ें थी। और जैसे मैंने बोला कि सुप्रिया जी का होम स्कूलिंग का जर्नी भी नज़दीक से देख रहे थे, तो ये विचार तो मन में आ गया कि शायद रूटीन स्कूलिंग छोड़ के कुछ और करना चाहिए। मैं बस टाइमलाइन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके बच्चे वो अच्छे वाले स्कूल में थे मैनेजमेंट चेंज होने से पहले, आप उनको निकालने के बाद ये आपके रियलाइजेशन चालू हुई कि उससे पहले से ही? उससे पहले से ही, मतलब बच्चा 1-2 साल का था तब से चालू ही था, पर तब तक मुझे शायद मेरे करियर से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो मैंने कभी सोचा नहीं मैं कुछ अलग ट्राई करूं। ये कैसे बोलते हैं ना, ये मुझे एक मौका मिला कि जब मैनेजमेंट चेंज हो गई तो कि शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। और जब आपको लगा कि आपको कुछ और करना चाहिए तो आपने उसका रिस्क फैक्टर को भी आपने कैलकुलेट किया होगा कि मुझे अब इसमें प्लंज करना है, इसमें जाना है, तो मेरे कैरियर को भी एक रिस्क हो सकता है। वो तो बहुत डिफ़िकल्ट डेज़ थे सौरव, मतलब सच्ची में अगर पर्सनली शेयर करूं तो अभिषेक का तो जॉब अच्छा है, घर में ऐसे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं जॉब क्विट करूं तो वैसे तो कुछ रिस्क नहीं थी। पर फिर भी जैसे ही ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन करते समय से मुझे स्टाइपेंड मिल रहा था, मतलब खुद का मनी अर्न करने का, और उसके बाद का जो फ्रीडम होता है वो तो बहुत ही प्यारा होता है। एंड टू क्विट अ गवर्नमेंट जॉब एंड ऑन टॉप ऑफ इट गोइंग बियॉन्ड मेडिसिन, it is very feeling, it gave me a very nervous feeling, it gave me a lot of insecurity. उसके बाद में आजू बाजू वाले लोग भी बोलते ही है ना कि एक मेडिकल का सीट वेस्ट किया, अभी क्या कर रहे हो, डॉक्टर बन के थोड़ी ना स्कूल टीचर बनना है, वो सभी चीज़ें तो है ही दिमाग में। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी तो बहुत थी, क्योंकि अर्निंग पहले ईयर में कुछ भी नहीं था, तो मुझे रात को सपने भी आते थे कि कुछ इमरजेंसी हो गया है एंड आई एम नॉट इक्विप्ड टू हैंडल इट फाइनेंशियली। ओके। एंड तो फिर धीरे धीरे ये आइडिया आने लगा क्लियरली कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस या डेमोक्रेटिक एडुकेशन पे जाना है, कि उसके लिए भी कोई ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट पर्टिकुलरली हुआ जहाँ से आपको लगा कि मुझे डेमोक्रेटिक एडुकेशन को और एक्सप्लोर करना है? तो क्या हुआ, हम लोगों ने 2019 में सेंटर चालू किया, पर उससे 1 साल पहले लगभग हमारा ये प्रोसेस ढूंढने के चालू ही था। मतलब अगर एक्चुअली तब हम 5 फैमिलीज़ थे सेम स्कूल से, जो डिसाइड कर रहे थे कि बच्चों को बाहर स्कूल से बाहर निकालना है। तो एक्चुअली इन प्रैक्टिस हम लोग एवरी वीकेंड मिलते थे, कभी गार्डन में, कभी किसी के घर पे, कभी डिनर के लिए, कभी ब्रंच के लिए, और सोचते थे कि स्कूल का मायना मेरे लिए क्या है, तुम्हारे लिए क्या है, हर एक के लिए क्या है। तो थोड़ा होमवर्क करते थे, फिर डिस्कशन ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए मिलते थे। हर एक के आइडिया अलग अलग थे, किसी को मॉन्टेसरी से लगाव था, किसी को वॉल्डॉर्फ स्कूल से लगाव था, कोई ऋषि वैली से था, तो ऋषि वैली का एक अपना फ़िलॉसफी और एक अपना ऑरा होता है, वैसे कुछ चाहिए था। तो ऐसे लंबे लंबे हमारे डिस्कशंस होते थे एवरी वीकेंड। उसमें एक मेघा करके थी, शी वॉज़ वेरी एक्टिव, तो उसका नेटवर्किंग भी बहुत अच्छा था। तो मेघा किसी के साथ कॉन कॉल फिक्स करती थी, कहीं पे जाके मिलती थी, कहीं पे हम लोगों को लेके जाती थी टू डिस्कस विथ पीपल हु आर ऑलरेडी इनटू ऑल्टरनेटिव एजुकेशन। तो बहुत सारे लोगों से तब बात हुई, जैसे कि आरोही के रत्नेश अदिति माथुर है, उनसे एक बार बात हुई थी। पूवीधाम से मीनाक्षी अक्का है, वो यहाँ पे मुंबई में आई थी, तब हम लोग मिले थे। फिर कोई एजुकेशनल कंसल्टेंट है, वहाँ उनसे बात हुई थी। बीमी के प्रकाश है, उनसे बात हुई थी। ऐसे सभी चीज़ें चालू थी। और तभी इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2018 में बैंगलोर में हुआ था, ECC में। तो वी डिसाइडेड दैट वी विल गो एंड पार्टिसिपेट। जब आईडेक में गए तो लगभग 600 डेलीगेट्स वहाँ पे आए थे, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड।
मतलब सिर्फ ये फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ या यूएस सिर्फ इतने ही नहीं, बल्कि चाइना, कोरिया, इज़राइल, नेपाल, मतलब आप बोलो और उस कंट्री से इधर स्कूल के बच्चे या कुछ फैसिलिटेटर्स या पेरेंट्स ऐसे लोग आए थे। तो हमें लगा मतलब डेमोक्रेटिक एजुकेशन में ऑलरेडी इतना कुछ हो रहा है, सिर्फ हमें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। मतलब अगर हम लोग नया हमारा सेंटर खोल भी दे तो हम लोग कुछ वी आर नॉट ट्रैवलिंग टू मून, इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. That gave us a lot of confidence, and that also connected us with different learning spaces all across India. जिसके बाद में हम लोग जब भी हम लोगों ने सेंटर चालू किया तो उनसे सबसे डिस्कशन करने का और हमारे थॉट्स क्लियर होने के लिए मौका मिला. और डेमोक्रेसी ये तो पहले से था ही, मतलब जैसे कि मैंने अनन्या छोटी थी तब का स्टोरी बताया, और जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, नितिन है, रजिता, ऋषभ, अभिषेक, उनका सबका एक बेसिक वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी या नॉन कोअर्शन जो है वो तो कॉमन फैक्टर था. तो देयर वाज नो डाउट दैट द सेंटर विल हैव द स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी टू फॉलो. तो फर्स्ट आपने उधर पे प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया कि ओके द existing community of democratic education is already there, it's huge, it's strong and it's well connected, and then you confirmly decided कि अब हमें सेंटर खोलना है. ऐसा कुछ था कि पहले से डिसाइड किया हुआ था और जस्ट उधर पे आप और आइडियाज़ लोगों से कनेक्ट करने के लिए गए थे? सेंटर खोलना है वो तो था ही, क्योंकि बच्चों को विड्रॉ करना है, ये डिसीजन हमारा जून 2018 में ही हुआ था. बस वो साल कंटिन्यू करना था. वी वर जस्ट गिविंग टाइम टू आवरसेल्व्स टू इक्विप. तो डेमोक्रेसी भी एक्चुअली पहले ही डिसाइडेड था, सेंटर चालू करना है वो भी पहले ही डिसाइडेड था. आईडेक के बाद हम लोगों को जस्ट फुटहोल्ड मिला. और एक चीज़ अच्छी हो गई कि आईडेक में हम लोग जो बेंगलोर में बीमी है उसके फैसिलिटेटर्स से मिल पाए, जैसे एनी है, प्रकाश है, मैंने मेंशन किया. तो बीमी के जो कोर प्रिंसिपल्स, कोर फिलॉसफी है वो, और हम लोग जो प्रिंसिपल्स के बारे में सोच रहे थे वो बहुत मैचिंग लगे. तो उनके साथ तो फिर बाद में लंबे लंबे इंटरेक्शंस हो गए. अभी तो आई कैन से वी आर गुड फ्रेंड्स. दैट ऑल्सो गेव अस अ कॉन्फिडेंस. तो दिमाग में पहले से था ही. आईडेक जस्ट गिव अस अश्योरेंस दैट देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू वॉक ऑन दिस पाथ. तो उसके बाद एक मुंबई जैसे शहर में आपको एक जगह लेना था, एक स्पेस तो चाहिए एक सेंटर के लिए. तो उसका स्ट्रगल कैसा था? क्या वो आसानी से मिल गया था बिकॉज यू आर बेस्ड इन सायन एरिया, क्योंकि काफ़ी महंगा जगह ये है ना, तो उसका स्ट्रगल कैसा था? आई गेस अगर मुझे कोई पूछता है कि सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या है सेंटर चालू करने में, तो मैं बोलूँगी एक कि आपको ग्रुप होना चाहिए आपका, और दूसरी चीज़ जगह होनी चाहिए. As you correctly said, it's really expensive and it's so difficult to find a space in Mumbai. Plus, मैं अगर बाकी ऑल्टरनेटिव स्कूल्स के बारे में सोचूं या उन्हें देखूं तो हर एक के पास बहुत बड़ी जगह है और बहुत सारे सेंटर्स आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज़ है जहाँ पे रेसिडेंशियल जगह हो, बड़े से पेड़ हो, तालाब हो, बच्चों को खेलने के लिए कितनी सारी फ्री स्पेस हो. तो जब हम लोग इसके बारे में हमारा ग्रुप ब्रेनस्टॉर्म कर रहा था तो ये एक चीज़ भी सामने आई कि क्या हमें मुंबई में रहना है या मुंबई के बाहर जाना है. जैसे कि एक ग्रुप मेंबर के पास यहाँ पे बदलापुर या कहीं पे छोटी जगह थी अराउंड एन एकड़, तो उसने सजेस्ट किया था कि ये कर सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग वहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल चलाते हैं, वीकेंड्स पे हम लोग वापस आ जाए. तो कितना कुछ भी करके ना ये क्लिक नहीं हो रहा था, बिकॉज वी थॉट दैट सिटी इटसेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. प्लस लर्निंग ऑल्सो टेक्स प्लेस एट होम. being in contact with your parents and learning with them is a good opportunity that we cannot deny. और हम लोग नहीं तैयार थे रेसिडेंशियल स्कूल चलाने के लिए तब. तो एक आइडिया तो फिक्स हो गया कि जो कुछ भी है सिटी में ही करना है. विल लेवरेज द अपॉर्चुनिटीज़ इन द सिटी. फिर कहाँ पे चालू करना है ये एक सवाल था. तो एक आइडिया ऐसे आ गई कि जो एग्जिस्टिंग स्कूल है
अगर उनके पास कोई फ्री स्पेस हो तो हम लोग उनसे जाके कोलैबोरेशन में स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज देर आर अ फ्यू NGOs हु रन सम एक्टिविटीज़ इन म्यूनसिपल स्कूल्स। तो दादर में ऐसे एक स्कूल देखा था और उनके ट्रस्टीज़ के साथ काफ़ी डिस्कशन हो गए, मतलब एवरी 10-15 डेज़ वी यूज़ टू गो मीट, और ऐसे लगा था कि हाँ अभी तो यहाँ पे काम हो ही जाएगा। बट जब बड़ा ट्रस्टी का मीटिंग हुआ उसको एक्चुअली 5 महीने लग गए जब से बात चालू थी। सो दिस मस्ट बी अराउंड सितंबर अक्टूबर की बात होगी, जून से या उससे भी पहले लेके। तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया बिकॉज दे वर वरीड दिस एक्सपेरिमेंट हैज़ नेवर बीन ट्राइड। फिर जो बच्चे उनके पास आएंगे, उनके स्कूल के लिए इनरोल हो जाएंगे, उनके भविष्य का क्या, वो कौन गारंटी लेगा? कल जाके अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो वुड दे बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? कई सारे क्वेश्चंस थे और ऐसे लगता ही है ना कि ये पागलपन ही लगता है सम सॉर्ट ऑफ। तो वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। फिर चेंबूर में 1-2 जगह पे हम लोगों ने प्राइवेट बंगलोज होते हैं या ऐसे कुछ डेजर्टेड प्लेसेस होते हैं उसके बारे में चेक किया। वो कुछ भी ऐसे हो नहीं रहा था। फिर सायन में जाके शिक्षण साधना मंडल का जो साधना स्कूल है उनके पास एक छोटी जगह है, तो द ट्रस्टीज़ वर रियली जेनरस टू सपोर्ट अस। पहले उन्हें भी बहुत बड़ा डाउट था कि ये क्या होगा, कैसे होगा करके। फिर जब उन्हें पता चला दैट हमारे खुद के बच्चे ही इसमें इन्वॉल्व है, ऐसे नहीं कि हम हमारे बच्चों को स्कूल में भेज के ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, वी आर रेडी टू सपोर्ट यू। एंड तब से देन इट स्टार्टेड। सो एक सवाल जो आ रहा था मेरे दिमाग में सुनते सुनते कि जैसे कि दूसरे पेडागोजीज जो है उसमें काफ़ी सारा ट्रेनिंग इन्वॉल्व रहता है शुरू करने से पहले, टीचर्स ट्रेनिंग, फिलोसफी को जानना। तो क्या डेमोक्रेटिक एजुकेशन में ऐसा कुछ है कि आप सेंटर शुरू करने से पहले कुछ ऐसे प्रोसेस के थ्रू गए हैं? तो पहले साल में तो नहीं, और ये भी हमें चाहिए था, वी वांट टू गो विद द फ्लो, कि हम लोग पहले एक्सपीरियंस करें, एक्सपेरिमेंट करें, फिर फेल्योर्स जो हो जाए उससे हम लोग सीख लेंगे, बिकॉज दैट हैज़ बीन द कोर फिलॉसफी ऑफ LC। और पहले साल में ना कुछ ट्राई करने के लिए हमें झिझक भी नहीं थी, क्योंकि सच्ची में हमारे 5 बच्चे ही थे और एक मलाड से जैनीत आता था। ऐसे सेंटर स्टार्ट हो रहा है, ये किसी ग्रुप में ऑल्टरनेट एजुकेशन के बाद फैल गई थी। तो मोनाली वांटेड टू सेंड जैनीत आई थिंक समवेयर एल्स एट अ रेसिडेंशियल स्कूल। तो उसको जब पता चला कि मुंबई में ही ऐसे सेंटर चालू हो रहा है, तो शी केम एंड जॉइंड अस इन जुलाई। तो हम लोग बस, मैं, रजिता और 6 बच्चे, इतने ही लोग थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ऐसे देखा जाए तो 2nd-3rd स्टैंडर्ड के बच्चे थे, तो उनको तो कोई भी सिखा सकता है इफ़ इट कम्स टू टीचिंग। बट द प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो दिस दैट अनलेस द चिल्ड्रन कम फोर्थ एंड आस्क, तब तक हमें सिखाना भी नहीं है। तो फर्स्ट ईयर के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं था। सेकेंड, और आईडेक से जो लर्निंग्स थी और उससे हम लोग जो पढ़ रहे थे अलग अलग किताबें, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ मटेरियल टू रीड। सडबरी वैली स्कूल का जो पूरा वेबसाइट है उस पे या ब्लॉग से कई सारी चीज़ें मिलती है। और नई तालीम जो है गांधी जी ने स्टार्ट किया था। फिर अगर एकलव्य पब्लिकेशन के बुक देखे या बैनियन ट्री के बुक्स देखे, तो कितने सारे बुक्स हैं जो ऑल्टरनेट एजुकेशन और डेमोक्रेटिक एजुकेशन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो ये जो रीडिंग और बुक डिस्कशन था वो तो ऑनगोइंग था। 1 साल के बाद में वी कनेक्टेड बैक विथ फैसिलिटेटर्स ऑफ बीमी। एनी और नम्रता, उन्होंने शायद उनके पेरेंट्स के लिए एक प्रोग्राम रखा था, उसका नाम था अंकुर। तो उन्होंने बोला कि आपको चाहिए तो हम हमारे एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी है। तो मी एंड रजिता वी थॉट इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट। तो हम लोगों ने सोचा कि ये कर लेते हैं। तब हमारा थोड़ा फ्रेंड्स को बताया, मेरे सिस्टर को बताया, ऐसे काफ़ी सारे लोगों को बताया। बाय द वे, इन द होल स्टोरी आई फॉरगॉट टू टेल
that my sister is also a facilitator at a alternate educational center in Pune. The center's name is Jidnyasa. So उसका जर्नी भी मेरे पहले 3-4 साल से चालू ही था, तो that is also a learning experience for me. तो उसको भी पूछा कि आप अंकुर ज्वाइन करोगे क्या, और ऐसे 8-9 लोगों का हमारा ग्रुप था. तो अंकुर से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली, बहुत सारे डिस्कशंस हो गए. मतलब उनका जो उन्होंने प्रोग्राम चार्ट आउट किया था, शायद हमारी नीड्स उससे कई अलग थी और इन डेप्थ थी, इसके लिए कि हमें 1 साल का एक्सपीरियंस भी था. तो उसमें जो चैलेंजेस आई थी, वी वांटेड टू डिस्कस अबाउट इट, वी वांटेड टू नो हाउ टू एड्रेस देम. तो एनी और नम्रता ने शायद बहुत मेहनत करके उसको टू सूट इट अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स उसको चेंज किया. बट दैट हेल्प्ड अस अ लॉट, आई वुड से. Can you share 1 or 2 challenges that you faced in the initial year? सबसे मेरा चैलेंज, पर्सनल चैलेंज अगर बोलूँ ना तुम्हें, तो मैंने जैसे बताया, मैं बच्चों को 8:30 बजे से 6 बजे तक शाम के मिलती ही नहीं थी. मॉर्निंग आवर्स तो अपना प्रिपरेशन में जाता है, तो 6 बजे के बाद आने के बाद लगभग 2-3 घंटे जो कुछ भी है तो उनके साथ बातें करो, टाइम दे दो उनको, बस हो गया, दिन ख़त्म. जब मैंने LC स्टार्ट किया तो आई स्टार्टेड बीइंग विथ माई चिल्ड्रन 24 आवर्स अ डे. ओके, एंड दैट इज़ सच अ बिग चैलेंज, क्योंकि पहले पहले क्या है, तुम लोगों को लगता है ना कि इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स है, वी इग्नोर, क्योंकि ज़्यादा वो दिखाई भी नहीं देती है, और 2-3 घंटे बच्चों से मिलते हैं, उसमें क्या हम लोग मिस्टेक्स को देखेंगे. जब हम लोगों ने LC स्टार्ट किया तो पहले तो मेरे बच्चे बहुत खुश थे कि उनको लगा कि मम्मी पूरा टाइम मिलेगी. बट फिर ऐसे धीरे धीरे रिलेशन स्ट्रेन होने लगे, कि मुझे ऐसे लगता था कि ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, उन लोगों को वो करना नहीं था, और पूरे दिन आप उनके साथ हो तो वही चीज़ें आपको बड़ी बड़ी होके दिखाई देती है. दूसरी चीज़ ये है कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन, ये वो नॉन कोअर्शन, आपको जैसे करना है, जो करना है वो आप करो, ऐसे हम लोग बोलते तो थे क्योंकि हमें करना भी था सीरियसली. बट जो बैगेज मैं कैरी कर रही थी, क्योंकि मैं तो रूटीन स्कूलिंग से आई हूँ, मेरे तो पेरेंट्स जैसे ऑर्थोडॉक्स थे, मैंने वैसे ही बचपन देखा है, तो वो स्पेस में जाएंगे, लाइक लर्निंग सेंटर में जाएंगे, तो मैं बोलती थी कि हाँ तुम्हें जो चाहिए वो करो, ये करो, वो करो. जैसे ही हम लोग लर्निंग सेंटर से बाहर आते थे तो मैं बच्चों को पूछती, ऐसे क्यों नहीं किया. ओके, सो देयर वॉज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन वॉट आई वॉज सेइंग एंड वॉट आई वॉज डूइंग, and it was a big challenge for me. I never realized till the time I was in it. और एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो रजिता कुछ तो ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन कर रही थी, तो बहुत सारा प्रिपरेशन करके आई थी, और अनन्या ने बोला मुझे नहीं अटेंड करना है. शी वांटेड टू प्ले आउटसाइड विद अ कैट. अभी क्या है, आप नॉन कोअर्शन बोलते हो तो आप बच्चों को बोल भी नहीं सकते कि नहीं नहीं बैठो, बता रही है कुछ, पर आपको अंदर से खुजली भी हो रही है. तो मैं, वो टाइम तो गया. शाम को हम लोग जब आए तो मैंने आई रिप्रिमांडेड अनन्या को कि अरे ऐसे कैसे तुम नहीं बैठती, उसने तो प्रिपरेशन किया है, ये है वो है. तो अनन्या गॉट कन्फ्यूज्ड. उसने कहा लेकिन आपने ही तो बोला है ना कि हमें जो चाहिए हम लोग कर सकते हैं. मैंने कहा हाँ फिर भी, पर ये है वो है. तो उसने कहा कि हाँ उसने किया होगा प्रिपरेशन, पर लेकिन वो उसने खुद के लिए किया था ना, मतलब, और वो बात सही भी है, मतलब देयर इज़ ट्रूथ इन इट. तो उसको फेस कैसे करें, मतलब अनन्या को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे खुद को चेंज करना था. दूसरी चीज़ है एक कि डिसिप्लिन और बिहेवियर, ये बहुत बड़े मायने रखती थी पहले, कि आप लोगों के सामने हो, कैसे कपड़े पहनोगे, कैसे बर्ताव करोगे, मेहमान को कैसे ट्रीट करना है. और यहाँ पे सेंटर में आएंगे तो फ्रीडम इज़ अ बिग थिंग. डेमोक्रेसी मतलब आस्किंग एवरीबडी अ कंसेंट, कि जब गेस्ट आएंगे तो आप उनको दिखाओगे क्या सेंटर, ये करोगे क्या, वो करोगे क्या. मतलब जो चीज़ हम लोग घर में आधे सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं, उसके लिए वहाँ पे लंबे डिस्कशंस, और देयर इज़ एन इक्वल रिस्क कि आपको जो चाहिए वो होगा ही नहीं, क्योंकि वोटिंग होता था तो मैं और रजिता 2 ही अडल्ट्स वर्सेस 6 बच्चे, तो एवरीथिंग गोज़ ऑन अ टॉस.
So these are a few challenges, but now it appears funny when I look back. I think I'm also on a journey. I have journeyed a little farther now, but it's fun. सो अब बात करते हैं थोड़ा सा डेमोक्रेटिक एजुकेशन को लेके। सो नॉर्मली जब ये नाम सुनाई देता है तो हम जैसे हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, हमें वैसा ही लगता है कि अच्छा, डेमोक्रेटिक एजुकेशन मतलब जो प्रोसेस हम सोसाइटी में फॉलो करते हैं वैसे ही कुछ होगा, सुनने में तो ऐसा ही लगता है। तो कैन यू टॉक ऑन दैट कि डेमोक्रेटिक एजुकेशन बाय बाय इट्स बेस और बाय इट्स डेफिनेशन क्या है? ज़रूर, बट उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी दैट दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव. देयर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग इन इट, एंड इफ़ यू आस्क समबडी एल्स द पर्सपेक्टिव्स मे नॉट मैच. विद दिस डिस्क्लेमर लेट मी से, जैसे एलसी में हम लोगों ने पहले दिन सोचा कि हम लोगों को कैसे सेंटर रन करना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कैसे सेशंस होंगे. So we thought that children are the stakeholder and let them decide कि ये कैसे करना है. We are here to guide them. Then slowly it evolved that we all will sit together and we will decide how we want to move ahead. So I remember day one when we went to center, we had nothing planned. We just started talking with the children. And this still continues. It is evolved in some sense, and now the number has also grown to 25. तो जितना पहले fluid था उतना नहीं है, but still the process continues in a same way. So what we do is, earlier we used to put some questions to children, discuss around it, take votes and then finalize. तो ये process अभी भी चलती है, बट अभी 25 लोगों के साथ हर टाइम डिस्कशन करना पॉसिबल भी नहीं होता है. एट द सेम टाइम देर आर सम चिल्ड्रन हु आर इन्वॉल्व इन टू डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड दैट टेक्स प्रायोरिटीज़. किसी को खेलना होता है, किसी को प्रोजेक्ट का काम करना होता है, किसी को बस आना नहीं होता है. ये जुडिशियरी मीटिंग्स या पार्लियामेंट्री मीटिंग्स है. तो हम लोगों ने थोड़े स्टूडेंट्स को लीडर बनाया है. जैसे अपने यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, वैसे every semester we conduct elections. There are certain representatives which then it is mandatory for the representatives to be present for that meeting. Any issue that we want to discuss, वो बोर्ड पे प्रॉपर एजेंडा जैसे लिखते हैं. So everybody knows what is going to happen in today's weekly meeting. People come there, they express their opinions, they express their thoughts. Then we discuss, we go back and forth, and then finally we take a decision, and that decision then becomes mandatory for everyone to follow. Matlab those who are against that and also those who are absent for the meeting, then at least for certain time period, at least for a month or so, that becomes a mandate. Then afterwards, if somebody wants to again object or revisit the concept and think over it, that can be brought in the agenda and the rule can be amended. But जैसे अपना प्रोसीजर होता है वैसे ही मतलब कंट्री के लिए होता है, ठीक वैसे ही एलसी में भी फॉलो होता है. और हमारे जो रूल बुक है वो भी फिक्स्ड नहीं है. मतलब हर सेमेस्टर के फर्स्ट हफ्ते में वी रिविजिट द रूल्स एंड वी चेक, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी नेसेसरी थी, अभी आज के दिन में वो नेसेसरी होंगी, ये तो नहीं बनता है. तो एवरी सेमेस्टर वी रिव्यू ऑल आवर रूल्स, वी टेक वोट्स अगेन आफ्टर डिस्कशन, एंड देन दैट इज़ फाइनलाइज्ड फॉर द नेक्स्ट 6 months. Okay, so the semester time is 6 months. 6 months. Okay, and what about the decision on what the children will learn, what they want to learn, वो कैसे decide होता है? That is also decided by the children. जैसे कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद है, फॉर एग्जाम्पल बॉडी सिस्टम्स मतलब बायोलॉजी. तो इनिशियली आई प्रपोज दैट डू यू वांट टू लर्न अबाउट आवर बॉडी. सो अ फ्यू ऑफ देम सेड yes. But at the same time, some children, say for example, wanted to learn chemistry, somebody wanted to learn arts, somebody wanted to do gymnastics. तो जब बहुत कम नंबर थे बच्चों के, तो हम लोग प्रैक्टिकली सबको पूछते थे कि क्या क्या करना है, और वो टाइम टेबल में सब कैसे फिट होता था वो देखते थे.
अभी जब नंबर बढ़ गया है 24-25, वी आस्क एवरीबडी टू राइट डाउन व्हाट दे वुड लाइक टू लर्न इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। फिर उसमें जो कॉमन चीज़ें होती है जो बहुत सारे लोगों को करनी है, उनको हम लोग हमारे टाइम शेड्यूल में वेटेज देते हैं। तो वी डेवलप इलेक्टिव्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे वांट टू लर्न, and then we offer 2 sessions. We ask them to attend 2 sessions at least so that they come to know कि क्या होता है, क्योंकि क्या है हमारे दिमाग में कुछ अलग रहता है और एक्चुअल में जब वो इलेक्टिव बन के आएगा तो शायद कुछ डिफरेंट होगा। सो वी लेट देम एक्सपीरियंस। उसके बाद में अगर उन्हें चाहिए तो दे साइन अप फॉर इट। इफ़ दे साइन अप तो उसके साथ जो कुछ भी है इट बिकम्स अ पैकेज। हो सकता है उसके साथ कुछ वर्कशीट्स होंगे, कुछ प्रोजेक्ट होगा करने के लिए, कुछ डिस्कशंस होंगे। और अगर उनको लगता है कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है, देन दे डोंट साइन अप। सो लाइक दिस वी हैव अराउंड 10 electives in a week's time. It is not mandatory to attend the child can decide not to attend even a single elective. That is okay. So the child decides how he wants to spend the time in the center. ओके। एंड ये जो मीटिंग्स होते हैं जहाँ पे वोटिंग होता है, इसमें क्या बच्चों का कोई एज ग्रुप है कि एक छोटा सा 3 साल का बच्चा भी पार्ट ले सकता है? बिल्कुल, जो सबसे छोटा जनरली 4-4.5 साल से बच्चे आते हैं तो वो भी आते हैं। यूजुअली उनको बाहर खेलना होता है। दे डोंट वांट टू अटेंड लेंथी डिस्कशंस, बट दे आर स्मार्ट इनफ टू रीड कि एजेंडा में क्या है, क्या चल रहा है, and they sometimes come and take part, and not for maybe initial 6 months, but if you see a child after 6 months coming to LC, the child is really confident and vocal about his or her own needs. और अगर उसके साथ कुछ इधर उधर हुआ है, उसको अटेंड ठीक से नहीं किया गया है, they express themselves quite clear and bold. ओके। एंड हमारे देश के डेमोक्रेसी में जैसे झगड़ा होते हैं वैसे ही स्कूल में भी झगड़ा होता है? बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ जिसको लेके झगड़ा होता है वो है स्पेस, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है। हर एक को कुछ अलग अलग करना है। मतलब किसी को बॉक्स क्रिकेट खेलना होता है, किसी को फुटबॉल खेलना होता है, किसी को उसी जगह पे बैठ के मोनोपोली करनी होती है, किसी को से वहाँ पे पियानो बजाना होता है या जिम्नास्टिक्स करना होता है। तो फॉर स्पेस अलोकेशन इट बिकम्स अ बिग चैलेंज। और उसके साथ साथ भी कई सारे छोटी छोटी जैसे सेफ्टी रूल्स, बच्चों को सेफ्टी रूल्स तो उनके दिमाग में भी नहीं होता है। एंड बीइंग अडल्ट्स, मी रजिता पिंकी, वी ऑलवेज फील दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली। तो ये सेफ्टी रूल्स को लेके बहुत लंबा लंबा डिस्कशन चलता है। अ फ्यू थिंग्स कम अप रिगार्डिंग बिहेवियर एज वेल। देन व्हाट हैपेंड, स्लोली दिस डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑल्सो इवॉल्व्ड। मतलब कभी भी मतलब 2 लोग आएंगे तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। So we wanted to have some system in which these conflicts can be resolved. So setting up a rule and running it in democracy is one thing, but conflict resolution then separated. मतलब जो कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा होगा या रिपीटेडली बताने के बाद भी चीज़ें नहीं हो रही होगी तो क्या करना चाहिए। तो एक सेल्फ कॉन्सिक्वेंस का सिस्टम आ गया कि बच्चों को जो भी पसंद नहीं है करना, but they understand कि if they do it, that is helpful for them. They said that is my self consequence. And after certain reminders या इधर उधर कुछ हो जाता है तो they take up self consequence. Another thing that evolved with the democracy is, कई बार कैसे है ना कि राइट और रॉन्ग, रूल या नो रूल, ये चीज़ नहीं होती है, पर किसी का बिहेवियर इन सर्टन सेंस हर्ट्स मी, तो वो इमोशनल डीलिंग्स जो है उसके लिए तो कॉन्सिक्वेंस कर नहीं सकते, क्योंकि एक को एक लगा, दूसरे को दूसरा लगा, तो उसके लिए क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। फिर तब हमारा और एक सिस्टम इवॉल्व हो गया कि जिसमें हमारे कंसर्न्स हम लोग लिख सकते हैं, कंसर्न्स डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली दे जस्ट वांट एन ईयर टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। तो दोनों पार्टी साथ में आके अगर वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं तो वैसे करते हैं। एंड मेनली क्या थ्रू प्लेज होता है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अलग अलग खेल के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग गेम्स के बारे में। सो हाउ अबाउट देयर
लर्निंग प्रोसेस? क्या वो खेल के माध्यम से ही सीख रहे हैं कि ट्रेडिशनल वे जैसे कि बुक्स हो गए, ऐसा भी कुछ है? तो देर इज़ नो वन सिंगल सिस्टम वी स्टिक टू। मतलब हम लोग ये भी नहीं बोलते हैं कि बुक से ही सीखना है, ये भी नहीं बोलते हैं कि एक्सपेरिएंशियल लर्निंग ही है, ये भी नहीं बोलते हैं कि प्ले वे है। One thing that we follow is we do not want to stick to any particular thing. We want to be as fluid as possible and keep changing ever. तो कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए बुक्स फॉलो होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लास्ट टाइम आई टुक अ सेशन अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए NCERT का 7th स्टैंडर्ड का जो हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक है, that is well explained and it takes you through a nice journey of India. तो मैंने तो वो बुक फॉलो किया। फिर रजिता एक जियो पॉलिटिक्स करके इलेक्टिव लेती है, तो जियो पॉलिटिक्स के लिए तो कोई टेक्स्ट बुक या ऐसे कुछ भी नहीं है स्पेसिफिक। सो शी रिसर्चेस, शी फाइंड्स आउट डिफरेंट थिंग्स एंड देन शी डिस्कसेस दैट। देर इज़ अनदर मॉड्यूल दैट रजिता टुक विच वॉज ऑन बिजनेस। अभी फाइनेंस, बिजनेस, ये सब चीज़ें हैं, इसमें हम लोग सिर्फ कुछ बताएं या नोट्स दे या बुक सजेस्ट करें तो कुछ मायने नहीं बनता है। सो शी आस्क्ड एवरीबडी फॉर द 6 months दोज हु हैड साइंड टू रन देयर ओन बिजनेस। तो किसी ने इडली चटनी बनाने का बिजनेस किया, किसी ने क्रोशे से चीज़ें बनाई, किसी ने कुकीज़ और केक बेक किए। एवरीवन हैड देयर ओन बिजनेस थ्रू विच दे मेंटेन देयर इनकम एक्सपेंस का शीट, profit and everything. They made their own flyers on Canva. So they understood everything about business by doing it. तो ये सभी चीज़ें चलती है। जो मैंने प्ले बताया आपको, फुटबॉल या दीज आर ऑल अनस्ट्रक्चर्ड। जब भी जिसके मन में आता है वो खेल खेलता है। द ओनली थिंग इज़ जिमनास्टिक्स। सो विनायक सर कम्स every Friday, once a week, and he takes structured gymnastics and बच्चों को वो बहुत पसंद आते हैं। ही इज़ कमिंग फॉर लाइक लास्ट 3 years and a lot of children, like around 12 of them, they are very good in gymnastics. So वो भी बच्चों ने एक्चुअली सजेस्ट किया था कि हमें करना है, सर भी मिल गए, वो भी बच्चों को पसंद आ गए। So that is one sports activity which is consistently been going on in structured way. Otherwise, the rest of all the sports are completely unstructured. And what is the involvement of parents? हम इनवाइट करते हैं पेरेंट्स को कि उनका जो भी स्किल सेट होगा वो बच्चों के साथ आके शेयर करें। ऑन डे टू डे बेसिस, मी, रजिता एंड पिंकी, वी all 3 are parents and we are full-time facilitators in LC. But apart from that, we have a few parents who come as a floating facilitator. जैसे कि एक है विपुल करके, he is a maths teacher. He wanted to introduce children at an early age with calculus. तो he was just floating this idea. मैंने कहा बच्चों को पूछो, अगर उनको पसंद आएगा तो आप कर सकते हो। And that way our early calculus or early logarithms classes started and children really loved it. So that is going on for last 4 months. Rushabh used to come to take coding. Limangi, she is a classical Hindustani vocalist. So she comes once a week to take music sessions with children. Then there are a few parents who are good with arts and crafts. So if not on regular basis, whenever there is some fun fair or some activity in LC, so they come together and help us with the decorations or setting up props. That way everyone is involved. And is there any concept of classroom or corners, studios? There are so many different names now. ऐसा कुछ है डेमोक्रेटिक एजुकेशन में? डेमोक्रेटिक एजुकेशन में तो है, बट दिस इज़ मोर ऑफ अ स्पेस मैनेजमेंट एंड दैट इज़ very much needed. Otherwise, how will you function in a given set of space? So we have 3 rooms. One is a play zone where we try not to keep any other structure, but we have a bamboo jungle gym on which people can climb anytime. We have another space, we call it a quiet zone. So there is a library setup and a language corner. In the 3rd room, we call it hobby zone. We have carpentry tables, arts and crafts corner, math corner. Earlier we used to do some cooking activity also there,
but now we have set up a small pantry. So this is how the space is allocated. During the session time, we use one of these corners. Before session time, there are circle times and play time where children can run about anywhere. After lunch, we typically have a club. So clubs are initiated by children and they are conducted by children, and they decide where they want to conduct a club. Okay. And what about the food? I mean, do they bring their own food from their home or do you cook together? So usually everyone brings the food. On Friday, we have a Friday food activity wherein children group in couples. So partners are assigned, and for that particular Friday, वो जोड़ी डिसाइड करता है कि क्या बनाना है. Sometimes it's a heavy thing like a khichdi or upma, poha. So many a times children do not bring tiffins on Friday. But sometimes it's light, it's like a brunch, and then they might get something from home. Okay. Okay. And what are the sources of learning resources? Do you generate your own sources? जैसे आपने बताया लाइब्रेरी है, ठीक है, तो बच्चे कुछ ऐसे अटपटे टॉपिक पे भी आ सकते हैं कि मुझे ये सीखना है, तो क्या उसके लिए आप सर्च आउट करते हो, किसी स्पेशल मेंटर को बुलाते हो, कैसे उस चीज़ को मैनेज होता है? कुछ चीज़ें हैं विच आर ईजी, लाइक जिसमें बुक होगा या ऐसे कुछ होगा. कुछ चीज़ें हैं जो डिफ़िकल्ट है, तो वी ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ समबडी. जैसे कि कोडिंग करना था तो इट्स आउट ऑफ आवर कैपेसिटी, या ड्राइंग या ये है तो वी आस्क फॉर अ फैसिलिटेटर देयर. लास्ट सेमेस्टर समबडी वॉज इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर, तो छोटे बच्चों को आर्किटेक्चर कैसे समझाया जा सकता है. तो बट थैंकफुली रजिता यूज्ड टू टीच in the School of Architecture. So she conducted those sessions. She took children out where construction work is going on and थोड़ा practically दिखा के वगैरह उसने कर दिया. फिर उससे पहले in the lockdown in 2020 there is this group called Story of Makers. They operate from Prabhadevi. They are youngsters, कुछ graduate भी नहीं हुए थे तब. उनका लॉकडाउन में वैसे भी कॉलेजेस ऑनलाइन चालू थे. सो वंस अ वीक दे यूज टू कम टू LC एंड दे हेल्प चिल्ड्रन अ लॉट विथ कारपेंट्री, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स. सो देन अकॉर्डिंग टू नीड वी लुक आउटसाइड कैसे क्या मैनेज हो सकता है वो. ओके. एंड 2019 में आपने चालू किया है, आज 2023 हो गए. आपको इसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स दिख रहे हैं अभी फ़िलहाल कि नहीं, दिस इज़ ऑलमोस्ट टू द परफेक्ट? नहीं, कोई भी चीज़ ऐसे तो नहीं होगी इट इज़ ऑलमोस्ट टू द परफेक्ट, बट देर आर चैलेंजेस, एंड व्हाट वी बिलीव इज़ व्हेन द चैलेंज कम, people have capacity to think about it and to navigate. What we say even today is it is child's journey when it comes to education. We are there to support the child. So for example, abhi there are two children who are like 13 and 14 years of age. Now what happens typically is this is the time when everyone starts to think about 10th standard. So the challenge is not from the student side, but it comes from the society, that they start to think about you or see up to you in some different angle. Out of those two children, one is very focused. She is very clear that after 2 years she wants to appear for 10th standard exam. And then we told that it's your plan, you decide कौन से subjects लेने हैं, कौन आपको सिखाने वाला है, कैसे करना है. The other one is not intrinsically so motivated to appear. He also has his motivation to appear for 10th, and that is that he doesn't want to fall back from his peers और उसका जो group है वो. So I am very sure that when it comes to them, when they decide, they will be able to crack it through. So challenges मुझे ऐसे लगते हैं सबसे बड़े ये है कि पेरेंट्स हु आर इन दिस जर्नी
जैसे कि मैं भी हूँ, आई एम ऑल्सो ऑन द जर्नी. कभी कभी ऐसे लगता है कि हाँ ये सभी चीज़ें हैं वही बराबर है. बट इफ़ द चाइल्ड इज़ नॉट कन्वेंशनली स्टडिंग अ टेक्स्ट बुक फॉर लाइक 3-4 months टाइम, दैट्स अ लॉन्ग स्पैन यू नो, देन समटाइम्स यू हैव डाउट कि अरे ये करेगा कि नहीं करेगा. एंड देर आर चांसेस दैट देन यू वॉन्ट टू फॉल बैक टू द ओल्डर मेथड्स कि नहीं नहीं ये कर लो. It is easy for us to fall back, and then the democracy is compromised. So the biggest challenge so far I feel is जो हम लोग बोल रहे हैं वही एक्शंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर कॉन्शियसली ध्यान देना. एंड गोइंग बैक टू आवर फर्स्ट प्रिंसिपल्स वाई वी स्टार्टेड LC, कीपिंग दैट इन माइंड. सो नेचुरली अभी 5 बच्चों से 24-25 बच्चे हो गए हैं, एडमिशन्स और आए हैं मतलब. तो क्या आप ऐसे पेरेंट्स को भी यू केम अक्रॉस पेरेंट्स हु केम टू दिस सेंटर विथ फ्रेमवर्क ऑफ माइंड कि दिस कैन बी अ न्यू टाइप ऑफ अ स्कूल, मेन स्ट्रीम स्कूल, और उनको लगा होगा कि हाँ कौन से क्लास से एडमिशन होता होगा, कौन सा आप सिलेबस फॉलो करते हो, कौन से बोर्ड में एग्ज़ाम होता होगा, फिर उनको झटका लगा होगा ये तो टोटली कुछ और है, देयर इज़ नो एग्ज़ाम क्लासरूम, ऐसा भी कुछ इंसिडेंट हुआ है? एंड देन दे कंटिन्यूड विथ द फिलोसफी आइडिया कि हाँ ओके लेट्स ट्राई दिस, ऐसा कुछ हुआ है? जी हाँ. मतलब अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस है. जैसे कि लॉकडाउन में बाकी स्कूल्स बंद थे तो कुछ पेरेंट्स को सिर्फ इसके लिए भेजना था कि हमारा सेंटर फिज़िकली चालू था, उनको ऑनलाइन स्कूलिंग नहीं करनी थी. दे केम विद अ क्लियर आइडिया कि जब हमारा पुराना वाला स्कूल चालू होगा तो वी विल पुट द चाइल्ड बैक इन टू द प्रीवियस स्कूल. दो वी डिड नॉट वॉन्ट टू एंटरटेन, मतलब जिनको ये फ़िलॉसफी में बिलीव नहीं है उनको कितना हमें हैंड होल्ड करना चाहिए, वी वर इन डाउट. बट वी टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी दैट एटलीस्ट द पेरेंट्स विल कम टू नो कि ऐसे भी चीज़ें हो सकती है. देन देर वर पेरेंट्स कमिंग फ्रॉम अ कन्वेंशनल स्कूल, मतलब स्टेट बोर्ड का एडेड जैसे स्कूल होता है वैसे. दे केम टू सेंटर influenced by some other friend who was coming to LC. They experienced it for almost 1.5 year. फिर क्या हो गया, जैसे ही रूटीन स्कूल चालू हो गए सब बच्चों को उन्होंने प्रमोट कर दिया. तो these 2 kids they also the school reported that now they have been given an admission in 5th standard, और उनको घर फ़ोन करके बकायदा बुला लिया कि अभी आ जाओ अभी स्कूल चालू हो गया है. So both these kids they attended their normal school for a month's time, and the parents thought that now they are not part of LC. But the children were so reluctant to go there. I mean, they were not ready to sit in one place and just take the orders from the teacher. And finally the children rebelled. उन्होंने बोला कि नहीं हमें वापस LC ही जाना है. So now they came back. They are still part of us. So these kind of things keep happening. I mean, a few come with certain idea, but the idea changes over time. ओके. एंड डू यू फॉलो एनी काइंड ऑफ, जैसे आपने बोला आप NCERT के बुक या उस चीज़ को उठा के आपने किया, ऐसा कुछ फॉलो होता है कि टोटली अनस्ट्रक्चर्ड है? It is completely unstructured. पर अगर वो इलेक्टिव के लिए कोई बुक हैंडी है देन वी यूज़ इट. राइट. जैसे कि एक इलेक्टिव लास्ट टाइम मैंने लिया था पीपल एंड प्लेसेस. तो हमारे लाइब्रेरी में ना रीडर्स डाइजेस्ट का बहुत अच्छा कलेक्शन है 15 बुक्स का. इट टॉक्स अबाउट कॉन्टिनेंट्स, पीपल लिविंग देयर, कल्चर, नेशनल पार्क, सो मेनी थिंग्स. मुझे ऐसे थोड़ा दुख भी हो रहा था कि लाइब्रेरी के बुक्स इतने ज़्यादा कोई एक्सेस नहीं कर रहा है. तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने बुक्स तो एटलीस्ट पीपल विल गो थ्रू, तो उसके लिए वो इलेक्टिव ले लिया. बट देर आर इलेक्टिव्स लाइक मॉडल मेकिंग जिसमें तो कुछ भी नहीं है. तो रजिता स्टार्टेड विथ पेपर, clay, then some woodwork, and finally there were a few things which were done online also. So you know it just happens the way we just continue with the flow. Okay. And what about the future plans? I mean, like for example, जो बच्चे अभी 10th या 12th स्टैंडर्ड के एज के हो जाएंगे, उनको अगर कुछ मेन स्ट्रीम में कुछ करना है फॉर विच दे माइट हैव टू अपीयर फॉर अ स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन, क्या उनको डिफ़िकल्टी फेस होगा कि कैसे जाएंगे वो, मतलब उसका कुछ प्लान है?
ये सवाल अगर तुम मुझे 6 महीने पहले पूछते थे ना, तो मैं बोलती थी कि जब टाइम आएगा ना तो देख लेंगे, हम लोगों को भी एक्सपीरियंस नहीं है टू बी ट्रूथफुल। बट मैंने जो तुम्हें एक बच्चे की स्टोरी बताई दैट शी रियली वांट्स टू अपीयर फॉर 10th स्टैंडर्ड एग्जाम, आई elaborate a bit about it. She is from Tamil Nadu. Okay. At home they speak only Tamil. She came to Mumbai a year back, a year and a half probably. She was not settling in the school क्योंकि इंग्लिश का उसको ज़्यादा नहीं पता, हिंदी मराठी देवनागरी स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं आता है. तो her mother somehow found about us and a child came and she was so happy. मतलब वहाँ पे वो तो लोगों से बात भी करने के लिए तैयार नहीं थी. Here she started opening up, exploring things, talking to people. She was really happy from inside. So her mother was like, okay, this is a place for her. अभी क्या हो गया, अभी उसने खुद ने डिसाइड किया कि उसको 10th की एग्ज़ाम देनी है, और NIOS होगा या SSC होगा या क्या करना है, हम लोग जस्ट चेक कर रहे थे. तो शी थॉट दैट वो भी उसका ही डिसीजन है कि फॉर्म नंबर 17 भर के SSC का कन्वेंशनल एग्ज़ाम देना है. अभी SSC अगर देना है तो उसको हिंदी मराठी दोनों सब्जेक्ट्स करने हैं. तो इन 3-4 months टाइम शी लर्न कंप्लीट स्क्रिप्ट ऑफ देवनागरी. शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज LC में कई सारे बच्चे हिंदी में बात करते हैं. शी इज़ नाउ स्टार्टेड टॉकिंग टू अस इन मराठी. She is learning. So when it comes to the child, when the child decides, it is not difficult. Only thing is she'll have to put in some more time into it. मतलब अगर मैं ऐसे विजुलाइज करती हूँ कि अगर 1 साल में बच्चा 10th का प्रिपरेशन स्कूल में रह के कर रहा होगा, तो उसको इन अ सेंटर लाइक LC he or she will take at least a couple of years. But when there is internal motivation, the things are not difficult. The children start to enjoy. मैं मेरी खुद की भी बात इसके लिए करना चाहूँगी कि मुझे तो अकाउंट्स का कुछ भी नहीं पता था, सिंस आफ्टर 12th, और उससे पहले भी कॉमर्स का तो कोई बैकग्राउंड नहीं है. बट ये जब हम लोगों ने वेंचर स्टार्ट किया, वी हैव अ सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बुक कीपिंग होगा, उसके ऑडिट के लिए प्रिपरेशन होगा, ERP में सब एंट्री करने होंगे. I started doing it and I manage it quite well now. मतलब at the age of 40 also, when my background is completely different, if I am able to manage that, I think a child at the age of 15 with such a supple brain can easily do the things. यस. इसी रेफरेंस पे लास्ट हमने जो पॉडकास्ट किया था जहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में बात किया था, उधर पे भी सिमिलर स्टोरी है. कमलाकर जी को लगा कि बच्चे क्या जो ट्रेडिशनल बुक्स हैं जो पढ़ के एग्ज़ाम देना होता है, क्या बच्चे वो कर पाएंगे, क्योंकि वो अपने से ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके सीख रहे थे. तो उन्होंने कुछ बच्चों को कोई एक पर्टिकुलर क्लास का एज वाइज जो क्लास में वो होंगे अगर ट्रेडिशनल स्कूल में जाते, तो उसकी किताब उनको दिया. उन्होंने बोला कि ये किताब है, आप कितने दिन में ये किताब पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हो, और बच्चों को कुछ समय दिया गया. उन्होंने 1-2 दिन में या कुछ समय के बाद उन्होंने बोला कि हम इसको 6 महीने में पढ़ के एग्ज़ाम दे सकते हैं. विच मीन्स, जैसे कि आप भी बोल रहे हो, इफ़ यू हैव दैट इनर इंस्पिरेशन कि मुझे सीखना है, जो ये लड़की टोटली तमिल लैंग्वेज से हिंदी सीख गई, और छोटे बच्चे 6 महीने में पूरा सिलेबस ख़त्म सकते हैं जो स्कूल में 1 साल लगता है. तो दिस प्रूव्स कि अगर बच्चों को सही इंस्पिरेशन और एक मोटिवेशन दिया जाए, दे कैन रियली डू थिंग्स जो हम एज एडल्ट्स हमको लगता है कि नहीं बहुत टाइम लगेगा, नहीं कर पाएंगे. ओके, सो आई हैव वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई थिंक इज़ वेरी रेलिवेंट व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक एजुकेशन, विच इज़ कि जब हम डेमोक्रेटिक एजुकेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या आपको ये लगता है कि हमारे सोसाइटी में आज जितने भी गैप्स हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, जब हम बच्चों में इस चीज़ को बचपन से दे रहे हैं, क्या वो बड़े होके जब वो इस पार्ट ऑफ द सोसाइटी बनेंगे, अलग अलग पोजीशन को हेल्ड करेंगे, डू यू थिंक द डेमोक्रेटिक एजुकेशन हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रिज दिस काइंड ऑफ गैप्स दैट इज़ इवॉल्विंग एंड गेटिंग बिगर एंड बिगर इन आवर कंट्री? Very intense question, I would say first. And if I think for a moment, तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, ये ज़रूर होगा. क्योंकि एक चीज़ जो है, मैंने
जो देखी डेमोक्रेसी में, हम लोग बच्चों को उनके ओपिनियन पूछते हैं, उनको सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, तो एक रिस्पेक्ट मिलता है। उनको ये समझ में आता है कि उनकी कुछ वैल्यू है, और उसके वजह से दे स्टार्ट टू थिंक एंड दे स्टार्ट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस फ्रीली। अगर हम लोग हमारा कन्वेंशनल सिस्टम, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम अगर देखेंगे, तो जो ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं वो बस फॉलो करना है, आपको आपका दिमाग नहीं लगाना है। तो ये जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन है, इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू यू टू थिंक, एंड व्हेन यू आर थिंकिंग, व्हेन यू आर डिस्कसिंग इट विथ अदर्स, नेचुरली योर सेंसिटिविटी ग्रोज। क्योंकि मैं आपकी बात सुन रही हूँ तो मुझे पता है कि आपके प्रॉब्लम्स क्या है, मैं किसी और की बात सुन रही हूँ तो मुझे पता है। एंड इन अ सिस्टम लाइक दिस, when we have to stay together, when we have to work together, we start to find the solutions. So it is very much solution driven. हमारा अगर मैं जुडिशरी भी देखूं तो स्पेस से लेके झगड़ा चल रहा है, तो पता है कि हमें सबको मिलके ये स्पेस यूज़ करना है, तो हाउ आई कैन अकोमोडेट everybody's need. So that sensitivity is definitely built. The child becomes aware about his or her own needs and becomes confident to express them. तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है इफ़ वी वांट टू मेंटेन द डेमोक्रेसी इन द कंट्री एंड ब्रिज द गैप। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली, और दूसरी एक अलग तरीके से अगर डेमोक्रेटिक एजुकेशन को देखा जाए, तो इन द क्लास इटसेल्फ, एनी स्कूल क्लास और हॉबी क्लास, देयर इज़ सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन कि मुझे आपसे बेहतर मार्क्स लाने हैं, मुझे आपसे बेहतर परफॉर्म करना है, मुझे टीचर का प्रेज गेन करना है। इन अ सिस्टम लाइक डेमोक्रेटिक एजुकेशन देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कंपटीशन। मेरी कंपटीशन खुद से है, मैं जैसे कल थी उससे मुझे आज बेहतर होना है। सो आई थिंक दैट नॉन कॉम्पिटिटिव अप्रोच इट हेल्प्स टू टोन डाउन द क्रूअल्टी. I become more open to understand others. I am better in conversation. I can follow nonviolent conversations. So definitely this has a potential to kind of bridge gaps, understand where all the challenges are and how to navigate through. Okay, so in every educational model we have something where we try to evaluate the learning process कि बच्चे क्या सीख रहे हैं। क्या डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक एजुकेशन में इवैल्यूएशन का आइडिया है कि ये कुछ अलग है? तो जैसे मैंने बताया ना कि हर एक डेमोक्रेटिक सेंटर शायद अलग अलग तरीके से वर्क कर रहा होगा। मैं हमारे यहाँ पे क्या होता है उसके बारे में बात करना चाहूँगी। सबसे पहले बिफोर आई बिगिन माय आंसर, मुझे ऐसे लगता है कि हमारा इवैल्यूएशन का जो मेथड है या प्रोसेस है ना, उसमें इंटेंजिबल लर्निंग मेजर करने का कोई स्कोप नहीं है कि इतना सिलेबस है, इस पे ये मैं उसका बहुत बार नॉलेज चेक करती हूँ, बट नॉलेज के आगे जाके क्या असेस करना है मुझे खुद नहीं पता है। तो एक एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं। हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, फुटपाथ पर एक ट्री था, उससे काफ़ी सारी धूप अड़ती थी। वो ट्री किसी ने एक बार काट दिया, म्यूनसिपाल्टी ने ही, और अचानक से बहुत धूप आने लगी। तो एस्बेस्टॉस शीट्स है ऊपर, तो वैसे भी गर्म होता है, क्या करेंगे इसके बारे में सोच रहे थे। बहुत सारी चीज़ें ढूंढने के बाद ऐसे ही लगा कि शायद वहाँ पे ट्री ग्रो करना चाहिए। तो ट्री करेंगे कहाँ पे ग्रो? कैंपस में कर सकते हैं क्या? तो बड़ा ट्री कैंपस में नहीं आ सकता, तो वही उसी जगह पे ट्री ग्रो करना होगा। तो अगर फुटपाथ पे ट्री ग्रो करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है? वी हैव टू गो मीट द MCGM's गार्डन डिपार्टमेंट, राइट अ लेटर टू देम। तो ये सब बच्चों से हम लोगों ने किया, मतलब बच्चों को ही बोला आप एप्लीकेशन लिखो। बच्चों को लेके एफ नॉर्थ वार्ड के ऑफिस में गए, उन्होंने ही एप्लीकेशन सबमिट किया, मतलब यहाँ से नहीं वहाँ पे जाओ, वहाँ पे नहीं वहाँ पे जाओ करके इनवर्ड आउटवर्ड डिपार्टमेंट में जाके लेटर सबमिट किया। फिर वो लिखा भी ऐसे था, वन साइडेड ब्लैंक पेपर पे, मतलब 8 साल का बच्चा क्या लिख सकता है। ऐसे ही उसने अर्थ का ड्राइंग किया था, फिर पोल्यूशन के बारे में बात की थी। ऐसे सब हम लोगों को तो लगा ही नहीं कि शायद ये वर्कआउट होगा। बट आफ्टर 15 days एक्चुअली अ प्यून फ्रॉम MCGM केम टू चेक
कि सच्ची में ऐसे कुछ प्लेस है क्या, कोई बच्चा है क्या कि जिसने लेटर लिखा है, बिकॉज दैट वाज सो इनफॉर्मल. फिर वहाँ पे 15 दिन के बाद लोग आए, ट्री प्लांटेशन हुआ. तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या लर्निंग हुआ, ये कौन सी असेसमेंट मेथड चेक कर सकती है. सो माई बिलीफ इज़ many a times the assessment methods are themselves inequipped. अभी दूसरी चीज़ कि हम लोग इवैल्यूएशन के लिए क्या करते हैं, तो अब ऑब्वियसली एग्ज़ाम्स तो नहीं है, कोई मार्क्स ग्रांट नहीं होते हैं, बट एवरी टाइम आफ्टर सम एक्टिविटी वी हैव अ सर्कल टाइम, या फिर वंस अ वीक वी हैव अ सर्कल टाइम. जैसे कि कुछ बच्चे एवरी मंथ दे पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, कि 1 महीने के लिए आप पढ़ाई करो, महीने के बाद आप सबको बताओ आपके प्रोजेक्ट के बारे में. तो वो जो सर्कल होता है उसमें भी कितने सारे ऑनेस्ट रिफ्लेक्शंस आते हैं कि मैं इससे ज़्यादा एफर्ट्स डाल सकता था, या मैं प्रेजेंटेशन में अच्छा था पर प्रिपरेशन में कम हूँ, या मुझे नेक्स्ट टाइम ऐसे कुछ करना चाहिए. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन विच हैपन्स इन द सेंटर. एंड एज आई सेड, द कॉम्पिटिशन इज़ विथ योर सेल्फ. आप कल कैसे थे उससे बेहतर आज कैसे हो सकते हो. सो दैट इज़ वन इवैल्यूएशन दैट वी फॉलो. इफ़ यू टॉक अबाउट गिविंग सम रिपोर्ट टू पेरेंट्स, तो हमारा एक 6 महीने का रिपोर्ट रहता है बच्चों के बारे में. इट इज़ फ्रॉम द फैसिलिटेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि बच्चा पहले कैसे था, अभी कैसा है. और कितने सारे जो है ना, मतलब एक बच्चा था जो सभी चीज़ें अटेंड कर रहा था, उसको बस ये चाहिए वो चाहिए, किसी को कुछ बोलेगा नहीं, किसी को कुछ क्रॉस नहीं करेगा. आफ्टर 6 months दैट चाइल्ड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है. फॉर सम रीज़न ही वॉज नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस टू पुट दिस इन वर्ड. अभी जाके वो बात कर रहा है. सो दैट इट सेल्फ इज़ ऑल्सो अ प्रोग्रेस, दैट यू रियली अंडरस्टैंड कि आपको क्या चाहिए एंड यू वोकलाइज इट. सो ऐसी सभी चीज़ें वो फैसिलिटेटर्स के रिपोर्ट में आती है, अलॉन्ग विथ कुछ वर्कबुक्स किए होंगे बच्चों ने, कुछ प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट किए होंगे, कभी फूड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया होगा. सो सच रिपोर्ट इज़ गिवन फ्रॉम LC. बट आई थिंक असेसमेंट इज़ मोर ऑफ अ सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ इवैल्यूएशन. या सो आई थिंक आज हमने काफ़ी कुछ सीखा, जाना. एज ए पेरेंट, एज एन एडुकेटर, आप पहले पढ़ा रहे थे कॉलेज में, उसके बाद यू स्टार्टेड योर ओन लर्निंग सेंटर विद अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अदर पेरेंट्स. और कैसे आपके लाइफ में चेंजेस आए, कैसे आप उसको समझे, कैसे आपको आपके घर के तरफ से सपोर्ट मिला, आप अपने बच्चे से सीखे, हस्बैंड से सीखे, एंड देन द एंटायर कम्युनिटी ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन. So it's a wonderful podcast we recorded today. Thank you so much, Purva. And I would like to share that this is not the end of this podcast, because next time, in the next episode, in fact, we will talk to Rajita, who is another parent and facilitator at the same education center in Sion. So आप अगर इस चीज़ को और आगे सुनना चाहते हैं तो ज़रूर नेक्स्ट एपिसोड सुन लीजिएगा. And thank you once again, Purva, for talking to us. Thank you, Saurav.